नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग फाइनली न्यूटन की इनवर्स स्क्वायर रूल पर डिस्कस करने पहुंच गए हैं। इस वीडियो को बनाने के पहले मैंने 2-3 वीडियो पहले ही डाल रखा है। उसमें जरूरी लॉज को मैंने डिस्कस किया है, जो कि इस लॉ को या इस रूल को प्रूव करने में हमको जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं कि ये कहता क्या है। इनवर्स स्क्वायर रूल तक सर आइजैक न्यूटन किस तरह से पहुंचे, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस इनवर्स में जितने भी बडीज हैं, किसी दो बडी की अगर हम लोग बात करें, मान लेते हैं कि एक बडी ये है किसी तरह का और एक बडी ये है। इसके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जब भी हम लोग लेंगे तो उसके सेंटर से लेते हैं। तो ये अगर मान लेते हैं कि ये आर है, डिस्टेंस बिटवीन द टू बडीज इन द इनवर्स इज सपोज टू बी आर, मान लेते हैं आर मीटर है। तो ये जो फोर्स होगा, इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये फोर्स जो इस दोनों के बीच में लगेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये जो डिस्टेंस है इसकी स्क्वायर की, और इसी को हम लोग इनवर्स स्क्वायर रूल के नाम से जानते हैं। इसको प्रूव करने के लिए जो हमने थ्योरम्स और जो लॉज को हमने डिस्कस किया है, एक बार आप उसको भी जरूर देखेंगे। तो चलते हैं इस लॉ को, इस रूल को प्रूव करने के लिए। मान लेते हैं कि कोई प्लैनेट है, कोई ये एक सर्कुलर पाथ पर ये एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। इस प्रकार से ये रिवॉल्व कर रहा है। तो मान लेते हैं कि वो जो प्लैनेट है, यानी कि ये प्लैनेट, इसके मास को हम लोग m मान लेते हैं। और चूंकि ये सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी होगा, जिसको स्पीड बोल सकते हो, तो उसको हम लोग v मान लेते हैं। मान लिया द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग प्लैनेट इज v। और ये जो सर्कुलर पाथ है, ये प्लैनेट जिस पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है वो सर्कुलर है, तो इसके रेडियस को हम लोग r मान लेते हैं। ये 3 बात नोट करो। जो प्लैनेट है उसके मास को हम लोग m मान लेते हैं। प्लैनेट जिस स्पीड या वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको v मान लेते हैं। और जिस सर्कुलर पाथ पर वो रिवॉल्व कर रहा है उसके रेडियस को हम लोग r मान लेते हैं। तो इस प्लैनेट पर जो सेंटीपीटल फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स है F, तो ये फोर्स इज डिनोटेड बाय F इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r। एक तो इसको याद रखो कि ये जो फोर्स सेंटीपीटल फोर्स होगा वो mv स्क्वायर बाय r होगा। अब यहां पर देखो कि ये जो m है, यानी कि मास ऑफ द प्लैनेट है, ये तो कांस्टेंट है। तो अगर हम इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो ये इक्वल टू प्रोपोर्शनल बन जाएगा, यानी कि f प्रोपोर्शनल v स्क्वायर और ये बाय r। यानी कि एक रिजल्ट हमको प्राप्त हुआ कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है v स्क्वायर बाय r के। अब ये जो प्लैनेट है जिस सर्कुलर पाथ पर ये रिवॉल्व कर रहा है, तो मान लेते हैं कि ये वो सर्कुलर पाथ है जिस पर ये प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। तो ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब ले लेगा तो उसका जो टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड को हम लोग t मान लेते हैं। t मतलब टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन t टाइम में ये ले लेगा। ठीक है। अब ये अगर यहां से ये चलना शुरू किया, इस पॉइंट को हम लोग अगर x मान लेते हैं, तो ये जब चलना शुरू किया, रिवॉल्व करना शुरू किया, तो ये इस तरह से करते करते ये यहां पर फिर से वो घूम के x पर पहुंच जाएगा। उस स्थिति में ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा,
तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है इसका सरकमफेरेंस, और सर्किल चूंकि हमने माना है इसलिए इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई आर। तो ये डिस्टेंस हो गया, जहां की आर इसका रेडियस है, आर इसका रेडियस है, तो ये डिस्टेंस हो गया। और ये हो गया इसका टाइम, टाइम पीरियड यानी कि टाइम। तो हम लोग कह सकते हैं ये इसका जो स्पीड है, यानी कि जिस स्पीड से ये चल रहा है, तो उसका स्पीड भी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस यहाँ पर 2 पाई आर है और टाइम टी है। इस प्रकार से v को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई आर बाय टी। अब यहां पर ये 2 पाई तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो 2 पाई को कांस्टेंट मान लेंगे। जैसे ही इस 2 पाई को कांस्टेंट मानेंगे तो v इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी से ये v प्रोपोर्शनल हो जाएगा r बाई टी, क्योंकि अगर ये जो कांस्टेंट है उसको जैसे ही हटाएंगे तो ये प्रोपोर्शनलिटी में बदल जाएगा, यानी कि r बाई टी v प्रोपोर्शनल r बाई टी। अब हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये v स्क्वायर हो जाएगा और ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा r स्क्वायर और बाय टी स्क्वायर। r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर और t का स्क्वायर करेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि v स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो गया r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। अब हम लोग इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जैसे ही r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा r क्यूब और पाई हो जाएगा ये टी स्क्वायर r इंटू आर। अब केपलर के थर्ड लॉ पर एक बार फिर से चले जाओ, तो केपलर का थर्ड लॉ बोलता है कि जिस एलिप्टिकल पाथ पर वो प्लैनेट रिवॉल्व करता है तो उसका जो मीन डिस्टेंस होता है उसका क्यूब प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड की स्क्वायर के। तो केपलर के थर्ड लॉ के मुताबिक जो मीन डिस्टेंस है, यानी कि रेडियस का जो मीन रेडियस है उसका क्यूब यानी आर क्यूब, ये प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड की स्क्वायर के। अब अगर इसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाते हैं तो ये हो जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू एक कांस्टेंट टी स्क्वायर, और इस प्रकार से k का वैल्यू हमारा आ जाएगा आर क्यूब बाय टी स्क्वायर। इसका मतलब है कि आर क्यूब बाय टी स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, यानी कि आर क्यूब बाय टी स्क्वायर को अगर हम कांस्टेंट रख लेते हैं तो ये जो ही स्क्वायर है ये प्रोपोर्शनल आर क्यूब बाई टी स्क्वायर आर से भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा, v स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 बाय आर, क्योंकि आर क्यूब बाई टी स्क्वायर कांस्टेंट है। यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब शुरू में हम लोग जो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे थे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर हम लोगों ने देखा था कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स F है ये प्रोपोर्शनल है v स्क्वायर बाय आर के, और यहाँ पर v स्क्वायर प्रोपोर्शनल है 1 बाय आर। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे F प्रोपोर्शनल, और ये जो v स्क्वायर है उसकी जगह पे हम लोग 1 बाय आर लिखेंगे। तो ये 1 बाय आर, और ये 1 बाय आर v स्क्वायर का है और ये r यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से F प्रोपोर्शनल 1 बाय आर स्क्वायर, और ये जो रिजल्ट है यही रिजल्ट है इनवर्स स्क्वायर रूट।